हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं एलडी कुमार। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन से हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। दोस्तों, टेंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे परीक्षा हाई स्कूल की हो, इंटर की हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। दोस्तों, यदि आपको ट्रांसलेशन समझने में कठिनाई महसूस होती है तो मैं आपको बिल्कुल सरल और सहज भाषा में यहाँ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बस ज़रूरत है सिर्फ आप थोड़ा ध्यान देंगे और समय देंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ट्रांसलेशन का जो बेस है इसी वीडियो में आधारित है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यदि आप इस बेस को समझ गए तो आपको आगे जो भी ट्रांसलेशन आएंगे उनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा समय दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस को काल या समय कहते हैं। दोस्तों, टेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। यदि हम बैठे होते हैं तो भी कार्य होता ही रहता है। जैसे कि हम बैठे हैं तो बैठना भी एक कार्य है। हम सो रहे होते हैं तो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, सोने का कार्य कर रहे होते हैं। तो हमारी जो लाइफ है जैसे जैसे गुजर रही है हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी में ही गुजरती है, कार्य करने में ही गुजरती है। तो दोस्तों, ये जो हम कार्य करते हैं इनका एक समय होता है और उस समय का पता चलता है इस टेंस के द्वारा कि हमने यह कार्य कब किया। हमने यह कार्य बीते हुए कल में किया था या आज कर रहा हूं या फिर आने वाले समय में करूंगा। तो टेंस से हमको पता चलता है कि हमने जो भी कार्य किया है वो कब किया है। और दूसरी बात यह कि उससे एक बात और पता चलता है कि हमने कार्य कितना किया है। तो टेंस से दो बातें हमको पता चलता है कि हमने कार्य जो किया है वो किस समय किया है और कितना किया है। आगे जब ट्रांसलेशन में आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कार्य के होने के समय को ही हम टेंस कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है पास्ट टेंस और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। अब जानिए वर्तमान काल किसे कहते हैं। दोस्तों, जो समय चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जो समय चल रहा है, जो हम कार्य कर रहे हैं, इसी को वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल का मतलब ये होता है कि बीता हुआ समय। बीता हुआ समय मतलब वो समय जो हमने कार्य किए बीते हुए समय में किए। जैसे आप उच्च कक्षाओं में होंगे इस समय, लेकिन कभी आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी पढ़े होंगे, तो उस समय को हम भूतकाल कहते हैं या पास्ट टेंस कहते हैं। बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस या भविष्य काल। वो समय जो आने वाला है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, जॉब करेंगे। तो जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम है। जो समय बीत गया वो पास्ट टाइम है और जो समय आने वाला है वो फ्यूचर टाइम है। अब देखिए इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी में वाक्य आ गया तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है कि पास्ट टेंस का वाक्य है कि फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो उसको पहचानने का तरीका है कि जिन वाक्यों के अंत में ह अक्षर आ जाए या जो वाक्य ह से समाप्त होते हैं वो वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वाक्य के अंत में ह आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। और जिन वाक्यों के अंत में थ अक्षर आ जाए तो हम उसको पास्ट टेंस समझ जाएंगे। जैसे वह स्कूल जाता था। और जिन वाक्यों के अंत में ग आए उसे हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। जैसे वह स्कूल जाएगा।
वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाएगा। ह थ ग। दोस्तों ये मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका, लेकिन इसके बाद इनको और कई भागों में बांटा गया है, तो उनको पहचानने का तरीका अलग है, जो कि जैसे जैसे आएंगे हम उनको आपको बताते जाएंगे। दोस्तों ये है वे खाना खाते हैं, ह आया हुआ है, तो ये है प्रेजेंट टेंस। वह स्कूल जा रहा है, ह आया हुआ है लास्ट में, ह, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। मोहन क्रिकेट खेलता था, अजीत रोज स्कूल जाता था, दोनों में थ आया है इसलिए ये पास्ट टेंस है। वे कल मेरठ जाएंगे, ग, पढ़कर वह वकील बनेगी, ग, तो ये फ्यूचर टेंस हुआ। दोस्तों यहां हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। ये तो निश्चित है कि ये आएंगे ह थ ग, लेकिन जब इनके अलग सब कैटेगरी जो है, जो इनके उपभाग हैं, उनको पहचानने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन उसको आप समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अब जो 3 प्रकार के टेंस हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनको 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां 4 भागों में बांट दिया गया है प्रेजेंट टेंस को। 1 2 3 4। इसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी बांट दिया जाएगा 4 भागों में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुल मिलाकर के 12 टेंस आपको पढ़ने होंगे। ये टेंसों के सब कैटेगरी हैं, 4-4। ये मुख्य रूप से इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। क्या अनिश्चित? जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो जो इंडेफिनिट होता है इसका अर्थ ही अनिश्चित होता है, तो इसमें जो है, जो कार्य है वो अनिश्चित होता है। जैसे वो स्कूल जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें जो कार्य है वो निश्चित नहीं होता। कार्य का निश्चित नहीं होता कि कार्य पूरा हो गया है, पूरा होने वाला है, या कार्य अभी हो रहा है। यह है कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। इससे पता चलता है कि कार्य जारी है, कार्य हो रहा है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, जाने का कार्य चल रहा है। ठीक इसी तरह से परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, यानी कि इससे पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है। जैसे वह स्कूल जा चुका है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है। बीते हुए समय से कार्य शुरू है, अब तक चल रहा है, यह भी होता है। जैसे वह 2 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 वाक्य पूछूंगा, जिसको आप हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में चेंज करके बताएंगे, और तुरंत बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और सही करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों 12 टेंस हमको पढ़ने हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है। ये काफी महत्वपूर्ण टेंस है। यदि इसको आप समझ गए तो मुझे विश्वास है कि आप अगले जो भी हैं 11 टेंस, उनको समझने में कोई भी कठिनाई आपको नहीं आएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा टिपिकल होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, सिम्पटम इसका जो होता है, इनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है।
मैंने बताया था ना कि जब ह आ जाए तो समझिए कि वो प्रेजेंट टेंस है। तो ये ह आने से क्लियर हो गया कि प्रेजेंट टेंस है। और अब इंडिफिनिट है, इसको ता है, ती है, ते से पकड़ेंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ता है, ती है, ते है आता है। यानी ता ते ती के साथ है आता है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। जैसे वे खाना खाते हैं, यहाँ ते आया हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। लेकिन यहाँ पे रहा है आया हुआ है, वह स्कूल जा रहा है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है। प्रेजेंट तो है पर कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये रहा आया हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दोस्तों सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों सारे टेंसों में हम 4 प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो सिंपल सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य वे होते हैं जिनमें न कोई प्रश्न पूछा जाता है या न उसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो। जैसे कि वह स्कूल जाता है, यह जो है साधारण वाक्य है। लेकिन यदि हम कह दें कि वह स्कूल नहीं जाता है, इसमें नहीं, नॉट का प्रयोग हो गया, तो ये अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य। यदि इसी को हम बोले कि क्या वह स्कूल जाता है, तो यानी इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह स्कूल जाता है, इसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, क्या के आने की वजह से। लेकिन साधारण वाक्य में न नहीं का प्रयोग हुआ होगा और न ही क्या, क्यों, कैसे, कहां, ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है साधारण वाक्यों में। अब निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव मतलब नहीं भी आएगा और प्रश्नवाचक शब्द भी आएंगे। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या भी आया है और नहीं भी आया है। आगे जैसे बताएंगे आप समझ जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य की बात कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं इसका नियम, कैसे हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलते हैं। इनसे संबंधित जो भी तथ्य मैं बताते जा रहा हूं आपको। अभी आप देखें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम 4 प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको बनाने का नियम क्या है, ये रूल, नियम यहाँ आप देखेंगे S प्लस V प्लस SRES प्लस O। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे SVO, S का मतलब सब्जेक्ट कर्ता से है, V का मतलब वर्ब क्रिया से है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म से है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और कर्म क्या होता है, इसको हम समझते हैं इस उदाहरण से। मोहन स्कूल जाता है। तो दोस्तों जो व्यक्ति कार्य करता है, कार्य करने वाले को ही हम कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं, और जो कार्य हो रहा होता है उसे वर्ब क्रिया कहते हैं, और जिसके बारे में कार्य किया जा रहा है वो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहां आप देखिए मोहन स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जाता है, मोहन, यानी कार्य करने वाला मोहन है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। कार्य कौन सा हो रहा है, जाने का, चलने का कार्य हो रहा है, तो ये जाना वर्ब हुई। किसके बारे में कार्य किया जा रहा है, तो स्कूल के बारे में, यानी मोहन कहाँ जाने का काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम, तो ये जो स्कूल हुआ ये ऑब्जेक्ट कर्म हुआ। तो ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं आप, दोस्तों ये है स्टडी विथ LD चैनल का नाम है। यहाँ पर मैं स्वयं पढ़ाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कंटेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको जैसे जीके हुआ, सामान्य ज्ञान, ज्योग्राफी आपको यहाँ पे बेसिक रूप से पढ़ने के लिए मिलेगी।
इसके साथ और भी सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सारे ट्रांसलेशन में आपको ये मिलते रहेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों। कह रहे मोहन स्कूल जाता है, रूल हमारा ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो मोहन स्कूल जाता है, तो इसमें आज सब्जेक्ट कौन है? मोहन है, तो सबसे पहले हमने मोहन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वर्ब लाएंगे, जाने का काम, जाता है तो जाने की इंग्लिश होती है गो, गो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद तब आ जाता है ऑब्जेक्ट यानी स्कूल, ये स्कूल यहाँ हमने लिख दिया। अब तीनों हमने लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा वाक्य क्या सही है? नहीं, अभी ये वाक्य हमारा सही नहीं है, पर इसका जो रखने का क्रम है वो हमने रख दिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्रम है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये साधारण वाक्य का क्रम है, सिंपल सेंटेंस का। अब दोस्तों एक नियम इसमें और फॉलो किया जाता है, यहाँ पे एस और यस का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब में। किस स्थिति में? यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, तो हम क्रिया यानी जो वर्ब है इसमें यस और यस का प्रयोग करके इसको भी एक वचन में बनाएंगे। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? यस और यस में से कोई एक लगा देंगे। तो यहां हम यस लगाते हैं, यस लगा दिया, हो गया गोज। अब दोस्तों मोहन गोज टू स्कूल, ये हमारा वाक्य अब सही हो गया है। ये टू लगा है, ये प्रीपोजिशन है। प्रश्न ये बनता है कि हम इस गो में यस ही क्यों लगाए हैं, क्यों नहीं एस लगाए हैं? तो दोस्तों इसका भी नियम होता है कि वर्ब में हम कब एस जोड़ते हैं और कब ईएस जोड़ते हैं। यही टिपिकल चीज है, इस पे ध्यान देंगे। दोस्तों एस और यस लगाएंगे, उसका नियम हम देखेंगे, उससे पहले हम जान लें कर्ता दो तरह के होते हैं सब्जेक्ट। एक जो है सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता, प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता, ठीक है। तो अब देख लीजिए एक वचन कर्ता में कौन आता है, बहुवचन कर्ता में कौन आता है। तो एक वचन कर्ता में थर्ड पर्सन आते हैं, ही, सी, इट, अमित, किसी का नाम हो, या जैसे ये चाइल्ड है या फिर बच्चा यहाँ पे, या चाहे कोई भी वस्तु सिंगल है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन की बात है। तो दोस्तों जैसे मैं हूं, किसी से बात कर रहा हूं तीसरे के बारे में, जैसे कि मैं कह रहा हूं मेरे सामने मेरा मित्र है, उस मित्र से मैं कह रहा हूं कि अमित कल दिल्ली से आएगा, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और जिससे मैं बात कर रहा हूं वो सेकेंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो जो तीसरा होता है वो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये सिंगुलर नंबर में आ जाते हैं कर्ता में। तो ये हो गए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब है आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, देखते हैं आई वी यू, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में आ जाते हैं। इसके अलावा बहुवचन कि कर्ता जो होते हैं, जैसे दीज है, दोज है, चिल्ड्रेन है आदि, इस प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। तो दोस्तों जो हमने ये एस और यस की बात की है, सिर्फ उसी समय इसका हम प्रयोग करेंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट कर्ता है वो सिंगुलर नंबर में हो, तभी हम एस और यस का प्रयोग करेंगे। इस चीज का ध्यान रहे आपको। यदि यह प्लूरल नंबर में है, यहाँ यदि मोहन के जगह मैं हूं, तुम है, तो हमें एस और यस लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वर्ब में एस और यस नहीं जोड़ना है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि यस और यस कब जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रिया के अंत में जब ओ आए तो ईएस जोड़ते हैं। जैसे डू, डू मीन्स करना, ओ आया हुआ है तो इसमें ईएस जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा, ठीक है। यहां गो में भी ओ आया है तो ईएस जोड़ेंगे, गोज हो जाएगा। क्रिया के अंत में डबल एस, एस एच हो तो ईएस जोड़ते हैं। जैसे पुश, पुसेज, पास, पासेज, मिस, मिसेज, किस, किसेज।
वावेल्स प्लस वाई हो तो, जैसे क्रिया के अंत में, जैसे पे के अंत में आप देख रहे हैं वाई आया हुआ है, इससे पहले कोई वावेल्स ए ई आई ओ यू में से आ जाता है। आपके वावेल्स कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। यदि वावेल्स है तो सीधे इसमें एस लगा देंगे, ईएस नहीं लगाएंगे। पे पेज, प्रे प्रेज, से सेज। ठीक है। अब कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो, यहां देख रहे हैं वाई से पहले आर आया, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या होता है कि वाई को आई में बदल देते हैं, वाई चेंज इनटू आई, और उसके बाद ईएस लगा देते हैं। ट्राई ट्राइज, क्राई क्राइज। इन दोनों का ध्यान रखेंगे। वावेल प्लस वाई हो तो एस लगाएंगे, यदि कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो जाएगा तो वाई को आई में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद ईएस लगाएंगे। अदर अन्य में यस जोड़ते हैं, अदर जो क्रियाएं होती हैं उसमें यस जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये प्रमुख नियम है क्रिया के अंत में यस जोड़ने का। आप यहां देखें 3 प्रकार का मुख्य जो है, यदि क्रिया के अंत में ओ आ गया तो यस जोड़ेंगे, डबल एस एस एच आ गया तो यस जोड़ेंगे, और बाकी आप वावेल्स प्लस वाई और कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो कैसे जोड़ेंगे आप देखिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहां आप देख रहे हैं मोहन स्कूल जाता है, मोहन एक वचन है, क्रिया को भी एक वचन बनाया गया, मोहन गोज टू स्कूल। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। सीता घर लौटती है, सीता रिटर्न्स होम। सीता एक वचन है, यहां रिटर्न क्रिया में एस जोड़ा गया। आप देखें एस जोड़ने का जो नियम था वह इसको फॉलो नहीं क्रिया कर रही है, इसका मतलब इसमें एस जोड़ा जाएगा क्योंकि यहां पे एन आया हुआ है। तो सीता रिटर्न्स होम, मैं पढ़ता हूं, यहां पे कर्ता बहुवचन में है मैं, तो यहां पे हमें एस और एस जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आई रीड। वह पढ़ता है, ही रीड्स, यहां पे एस और एस जोड़ने की जरूरत पड़ गई क्योंकि कर्ता यहां पे एक वचन में है ही, तो इसमें हम एस जोड़ेंगे। चूंकि यस इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि ये जो रीड क्रिया है, वर्ब है, यह एस जोड़ने वाले नियम को फॉलो नहीं कर रही है, यानी न इसके अंत में ओ आया है, न डबल एस, न एस एच आया, न वाई के साथ वावेल्स और कॉन्सोनेंट आया है, तो इसलिए हम इसमें जो है एस जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। वे सोते हैं, लड़कियां खेलती हैं। कमेंट बॉक्स में इसको हल करके आप बताइए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टच करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों आगे की वीडियो जो है इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।